हेलो, स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th का। चलो स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस पेन का साइज़ थोड़ा बदल देता हूँ मैं। इतना बड़ा साइज़ होगा तो जो लिखूँगा समझ ही नहीं आएगा। इतना सही रहेगा, है ना? ठीक है, अब शुरू करते हैं। रिसोर्सेस मतलब क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज। मतलब जो भी हमारे चारों तरफ है, जिसको यूज़ करके हमारा जो ज़रूरत है उसे हम पूरा कर सकते हैं, उसे सब उन सबको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ये 2 मार्क क्वेश्चन है। हर बार रिसोर्स डेवलपमेंट से क्वेश्चन आना है तो इसमें कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। विच इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब जो तुम जिस रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हो उस रिसोर्स को तुम एक्सेस कर सकते हो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके। देन इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब मान लो तुम एक रिवर में जा रहे हो, वहाँ से गोल्ड निकाल रहे हो, आपने खर्चा किया 2 लाख का, पर आपको मिला 100 ग्राम गोल्ड। तो 100 ग्राम गोल्ड नहीं, एक 2 ग्राम गोल्ड मिला है मान लो, तो जितना पैसा खर्चा किया उससे कम ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो वह इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका एक अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि आज सारे बच्चे, सारे लोग गोल्ड और सिल्वर प्लैटिनम सबसे नफरत करनी शुरू कर दे, तो वो सब भी डस्टबिन में ही जाएंगे। तो कल्चरली लोग एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि ये हाँ भाई रेयर चीज़ें मुझे पसंद है करके। ठीक है, बी टर्म्ड एज रिसोर्स, इन सबको रिसोर्स बोल सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स बहुत तरह के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देखा जाए तो वो बायोटिक हो सकते हैं, अबायोटिक हो सकते हैं, सबको डिटेल में देखेंगे भाई। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी देखेंगे तो रिन्यूएबल हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में देखा जाए तो इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस इन डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डी पॉट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पूछ देंगे कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप्ड रिजर्व स्टॉक इन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, पढ़ते हैं बायोटिक रिसोर्स क्या होता है। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, दे हैव लाइफ और लिविंग, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फिशेस, या ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिसोर्स। ठीक है, जितने भी रिसोर्स हम जितने भी रिसोर्स लिविंग होते हैं उसे आपको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। जितने भी लिविंग नहीं होते, जैसे कि मिनरल्स उन्हें अबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो रिन्यू हो सकता है, तो ईजी है भाई, 5th क्लास में पढ़ा था हमने। द रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ, वाटर, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। ठीक है भाई, ठीक है। अरे भाई भाई भाई, क्या हो गया? इधर ही था ना, इधर ही था, तो ये रहा गया, इसको क्लिक करना था यार। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। द रिसोर्सेज विच वंस गेट एक्सॉस्टेड कैनॉट बी रीमेड, दे टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि पेट्रोल हो गया, फॉसिल फ्यूल है ना पेट्रोल भी, उसको अगर एक बार आप हवा में उड़ा दोगे तो फिर से फॉर्म होने पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो वो सब नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यू तो हो रहे हैं पर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, तो दे आर नॉन रिन्यूएबल। ओके, इंडिविजुअल रिसोर्स, हाँ अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आ गया। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब हम जो ओन करते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, हाउस हो गया। कम्युनिटी ओन रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, जैसे जहाँ पे हर कोई जा सकता है, एक कम्युनिटी के द्वारा जो ओन किया जाता है, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गया वैसे। ठीक है, अब नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल रिसोर्स वो होता है जो कि देश का हो, जैसे कि हमारा इंडिया में हमारा घर है, तो हमारा घर हमारा तो है पर देश का भी है, तो नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आता है हमारा घर भी। पर हमारा घर एग्जांपल में नहीं दिया क्योंकि हमारा घर का एग्जांपल इंडिविजुअल रिसोर्स में है, पर टेक्निकली देखा जाए तो हम इंडिविजुअल रिसोर्स भी नेशनल रिसोर्स ही होते हैं। ठीक है, रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब
रिसोर्स विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, एग्जाम्पल ओशनिक वाटर बियॉन्ड 200 किलोमीटर। ये 12 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं, नहीं तो 200 किलोमीटर मतलब आप हमारा देश के साउथ में चले जाओ, समुद्र तट में चले जाओ, वहाँ से 200 किलोमीटर बोट लेके जाओगे ना, 200 किलोमीटर तक हमारा खुद का एरिया है। उस समुद्र के पानी में हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे कोरल्स मिल रहा है निकाल सकते हैं, पर उसके बाद 200 किलोमीटर एरिया के बाद वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे हमें कुछ नहीं निकाल सकते, परमिशन लेना पड़ेगा किसी इंटरनेशनल यूनियन का, ठीक है। अब जब पूछोगे कि इंडिया श्रीलंका का केस तो डिफरेंट है, वहाँ पे 200 किलोमीटर जाएंगे तो श्रीलंका पार करके दूसरे चले जाएंगे, वहाँ पे एग्रीमेंट्स ट्रीटी साइन किए गए हैं, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका का वाटर्स थोड़ा किसका है पानी, वो ऑलरेडी साइन किया गया है, वहाँ पे 200 किलोमीटर आप कुछ भी लेने का वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब पोटेंशियल रिसोर्स, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट से, रिसोर्सेज फाउंड इन ए रीजन बट नॉट इन यूज़, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, जैसे कि तुम में पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, वैसे बोलते हैं ना पोटेंशियल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स जिसके अंदर पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का, पर उसे हम पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी में तो बहुत पोटेंशियल है, पर सोलर एनर्जी को क्या हम पूरा यूज़ कर पा रहे हैं? क्या पूरा सूरज हमने खा लिया? नहीं ना, हम कितना भी यूज़ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो रिसोर्स ख़त्म होगा ही नहीं। तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स पढ़ लिया। अब स्टॉक मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज अवेलेबल बट नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उस रिसोर्स को हम उखाड़ के लाए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ हाइड्रोजन, जैसे कि हमें पता है कि H2O जो पानी है उसमें से हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन को एक अच्छा फ्यूल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, पर हमें पता ही नहीं है वो हाइड्रोजन ऐसे लार्ज अमाउंट में हम कैसे निकालें हाइड्रोजन में, मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पानी में से हाइड्रोजन बस कैसे सेपरेट करें लार्ज अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में कर सकते हैं हाइड्रोजन सेपरेट, पर लार्ज अमाउंट में कैसे करें वो हमें नहीं पता। रिजर्व, सबसे रिजर्व क्या कैटेगरी है? सबसेट ऑफ स्टॉक कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर नीड। रिजर्व मतलब क्या? हमने रिजर्व करके रख दिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम यूज़ कर भी सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं क्योंकि हम यूज़ करना नहीं चाहते, हम फ्यूचर के लिए कंजर्व करना चाहते हैं, जैसे कि वाटर इन डैम्स हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। अब और कौन सा बाकी है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट करो जो आज के जनरेशन को जो चाहिए वो भी मिल जाए और फ्यूचर जनरेशन को जो चाहिए उसमें कमी ना हो। मतलब फ्यूचर जनरेशन अगर चाहे कि हमें पानी पीने के लिए चाहिए, जो कि चाहिए ही है, आपने सारा पानी ख़त्म कर दिया, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को पूरा नहीं कर पाए आप, तो आप पापी हो। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी पूरा करो और आज के जनरेशन भी अपना नीड्स को पूरा करे। ऐसा डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब लैंड देखते हैं, मतलब इंडिया का बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये इंडिया का स्टेटस है, ठीक है। अबे भाई ये इंडिया है। लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया में 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यूज है, ठीक है। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ द लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेजिंग इट। लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है? डिग्रेड हो गया लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है? क्योंकि हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं लैंड को, एक साल में 10 बार खेती कर रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे रहे कि वो रिन्यू हो, और उसको एक इनअप्रोप्रिएट मेजर्स को यूज़ करते हुए, मतलब कोई तरीका नहीं है लैंड को प्रॉपरली यूज़ करने का, कैसे मनमाने हम यूज़ कर रहे हैं तो लैंड डिग्रेड हो गई, ठीक है। भाई स्लाइड ख़त्म हो गया, 2 स्लाइड में चैप्टर ख़त्म होना था भाई।
एक स्लाइड तो ख़त्म हो गया, मतलब आधा चैप्टर 10 मिनट में कर लिया हमने। Measures to solve the problems and land degradation, afforestation, proper management of the grazing to the control of overgrazing। हाँ भाई, लैंड डिग्रेड क्यों होता है? ओवर ग्रेसिंग की वजह से हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए एफॉरेस्टेशन करो, ओवर ग्रेसिंग को रोकने के लिए ग्रेसिंग में कुछ प्रॉपर प्लानिंग करो, ग्रेसिंग कैसे कैसे करना है, मैनेजमेंट करो, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेसिंग करो। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स, शेल्टर बेल्स मतलब एक गार्डन जैसे बना दो, जैसे गार्डन में होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक पार्क में जाओगे तो उधर अंकल कैंची लेके गार्डन के ऊपर ऊपर से काट रहे होते हैं ना लीव्स, वैसे एक लाइन सा बना दो, ठीक है। ऐसे अगर तुम बनाओगे ना, हवा को वो रोकेगा, हवा को वो रोकने की वजह से उसके दोनों तरफ के जो मिट्टी है वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। ये सॉइल इरोशन का भी एक अच्छा मेथड है। प्लांट स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। हाँ, अगर थ्रोनी बुशेस तुम ग्रो करोगे डेजर्ट में, तो वो उसका जो रूट होगा ना, वो जो सैंडी एरियाज है उसको, सैंड को ग्रिप करके रखेगा, सैंड को उड़ने नहीं देगा। जब तेज हवा आएगा ना, तो डेजर्ट के जो सैंड है उसे वो उड़ने नहीं देगा, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग के वजह से तो लैंड डिग्रेडेशन, क्या पूरे लैंड को उखाड़ लेते हैं वो। तो माइनिंग एक्टिविटी से कंट्रोल करो। अवॉइड ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी मत दो। मैंने बोला था एग्रीकल्चर और इरिगेशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्रीकल्चर एक पूरा प्रोसेस है, इरिगेशन उसका एक स्टेप है, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, हार्वेस्टिंग से लेके सब कुछ, सीडिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। पर इरिगेशन मतलब होता है पानी देना, बस। इरिगेशन मतलब होता है पानी देना, प्लांट को तुम पानी दे रहे हो, ठीक है। तो ओवर इरिगेशन मतलब ओवर ज़्यादा पानी मत दो। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा तुम फर्टिलाइजर्स यूज़ मत करो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ मत करो। ज़्यादा ओवर इरिगेशन मतलब ज़्यादा पानी मत दो। पता है ज़्यादा पानी देने से क्या होता है? अगर यहाँ पे मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी है, तो तुम ज़्यादा पानी देते रहोगे, देते रहोगे, मतलब यहाँ के जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है ना, जो भी अच्छा सॉइल है, वो पानी में बह के ले जाएगा, बस। पानी बह के, किसान सोच रहा है कि हम पौधे को पानी दे रहे हैं, पौधा अच्छे से उगेगा, पर इतना पानी दे दिया कि पौधा जिस मिट्टी में खड़ा है वो मिट्टी पानी में नीचे चला गया। तो ओवर इरिगेशन मत किया करो, ठीक है। स्लाइड ख़त्म है ना भाई? हाँ, 2 स्लाइड में चैप्टर ख़त्म होना था, 1 स्लाइड ख़त्म। अब दूसरा स्लाइड देखते हैं। दूसरा स्लाइड इधर ही है ना, इधर ही था कहीं, इधर है शायद, ये है, हाँ यही है। अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन, पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सॉइल। भाई कौन सा कलर ले भाई, तुम ही बोलो। हाँ, टीम इंडिया का ग्रीन कलर ले, नहीं येलो लेते हैं भाई, येलो CSK का। सॉइल इरोशन भाई, इतना बड़ा येलो भाई, छोटा कर दे भाई, छोटा। हाँ, इतना सही रहेगा ना, ओके। अभी क्या करना है, इधर से क्लिक करना है, ठीक है। सॉइल इरोशन पढ़ते हैं। सॉइल इरोशन मतलब क्या होता है? सॉइल इरोड हो रहा है, द डिनेंटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज सॉइल इरोशन। सॉइल और लैंड में पता है क्या डिफरेंस है? नीचे खाली जगह होगा तो, नीचे खाली जगह, नीचे खाली जगह, खाली जगह, ये भाई। लैंड मतलब जिधर भी तुम खड़े हो, मतलब लैंड मतलब सब कुछ लैंड है। लैंड के ऊपर ही सॉइल है, मतलब मान लो ये लैंड है, धरती, लैंड मतलब धरती। धरती के ऊपर जो पाउडर सा मटेरियल है ना, पाउडर जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, धरती नहीं बोलते। धरती और मिट्टी में तो आपको पता ही है ना, धरती मतलब लैंड, मिट्टी मतलब सॉइल। सो धरती, ये सबको मिला के हम लैंड ही बोलेंगे। लैंड में सॉइल भी आता है, लैंड में सॉइल भी आता है, पर सॉइल में लैंड नहीं आता। लैंड और सॉइल डिफरेंट है। लैंड में सॉइल भी है, पर सॉइल में लैंड नहीं है। पता चल रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो लैंड के ऊपर जो पाउडर लगा हुआ है ना, पाउडर बिछाया हुआ है, वही हम क्या कहते हैं भाई, चैप्टर ख़त्म। वही हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। एरोशन कैसे कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम ह्यूमन बंदर तो हर जगह होते हैं, सारे प्रॉब्लम के कारण होते हैं हम तो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफरेंट डिफॉरेस्टेशन। हाँ भाई, अगर जो सॉइल को ग्रिप करने वाला पेड़ को ही काट दोगे, जो सॉइल को ग्रिप कौन करके रखेगा? तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ओवर ग्रेसिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव
मेथड ऑफ फैनिंग एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन की वजह से, माइनिंग से वजह से, कंस्ट्रक्शन मतलब जो सीमेंट होता है ना, वो सीमेंट ना सॉइल के ऊपर जाके एक लेयर बना देता है, तो सॉइल बेचारा अपना जो भी प्रोटीन है वो खो देता है। मतलब ये सॉइल का लेयर है, मान लो ये सॉइल का लेयर है, उसके ऊपर ये सीमेंट आके लग जाता है, ऊपर एक लेयर बना देते हैं हवा पे उड़ के, ओवर कंस्ट्रक्शन के कारण। तो उससे क्या होता है, समझ रहे हो ना, मतलब प्लांट फिर कैसे अपने रूट को पेनिट्रेट करके कैसे ग्रो कर सकते हैं। सॉइल वेस्ट हो गया, तो अच्छा सॉइल हो तो नीचे हो गया ना, ठीक है। माइनिंग तो पता ही है, माइनिंग में तो लैंड को भी नहीं छोड़ते, सॉइल को कहाँ से छोड़ेंगे। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फैनिंग एक्सेट्रा। नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फोर्सेस, हाँ नेचुरल फोर्सेस ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो डिग्रेड करते ही हैं सॉइल और लैंड को, पर नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि विंड। जैसे कि यहाँ पे लैंड के ऊपर, ये लैंड है, लैंड के ऊपर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लैंड है, लैंड के ऊपर ये मिट्टी पड़ा है, इस मिट्टी को हवा आ रही है तेज, तो ये मिट्टी उड़ के चला जाएगा ना, तो मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हवा की वजह से, तो यहाँ पे मिट्टी की कमी आ जाएगी, तो लैंड डिग्रेड हो गया, मतलब सॉइल इरोड हो गया, सॉइल उड़ गया, समझ रहे हो। ओके, पढ़ते हैं भाई। ग्लेशियर मतलब मान लो यहाँ पे ये पूरा सॉइल है, बहुत भयंकर बर्फ़ पड़ा है यहाँ पे, बर्फ़ का ब्लू कलर होता है ना, ये रहा, ये पूरा बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ है, ये बर्फ़ इतना बढ़ गया, इतना बर्फ़, इतना बर्फ़ हो गया कि बर्फ़ के नीचे दब गया, जैसे सीमेंट के नीचे दबता था ना सॉइल, वैसे बर्फ़ के नीचे दब गया। और जो बर्फ़ नीचे जाएगा मतलब पिघल के, तो ये मिट्टी जितने भी थे, अच्छे मिट्टी जितने भी थे जिसके ऊपर अभी है, उन सबको ले के जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि पहाड़ी रीजन में खेती होता ही नहीं है, पानी वॉश आउट कर देता है मिट्टी को, सारा मिट्टी बह के चले जाता है, ठीक है। तो नेचुरल फोर्सेस लाइक ग्लेशियर, वाटर फ्लो जैसे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इरोशन, अच्छा कलर है ना, ब्लू ही रहने देते हैं भाई। टाइप्स ऑफ इरोशन, इरोशन कैसे होता है, गली इरोशन। गली इरोशन मतलब द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गलीज। दिस मेक्स द लैंड बैड लैंड एंड इन द चांबल बेसिन सच लैंड इज नोन एज रवाइंस। गली, गली क्रिकेट गली का ही दो नाम है, रवाइन, चांबल बेसिन में रवाइन कहते हैं, और गली इरोशन को गली, गली इरोशन ही कहते हैं, पर उसका दूसरा नाम भी है चांबल बेसिन में, उसे रवाइंस कहते हैं। मतलब जैसे कि पानी बह के आ रहा है तेज़ी से, तो अपना जो रास्ता में जो भी आता है ना, उसको काट के चीर के भाग जाता है। तो जितने भी सॉइल है, वो सॉइल को बस उठा के, मतलब एस गली मतलब ये नहीं है कि ये मत समझना कि गली मतलब बस सॉइल को लेके जाएगा अपने साथ, सॉइल को नहीं लेके जाता, पूरे लैंड को दो टुकड़े में ऐसे लगता है कि धरती फट गई है, धरती को फाड़ के निकलता है वो, एक चैनल जैसे बन जाता है ना कि धरती दो टुकड़े में ऐसे क्रैक आ गया धरती में, दो टुकड़े हो गए धरती, जैसे कि बना के दिखाता हूँ आपको, सबसे अच्छा लगेगा। ये धरती भाई, ये धरती है, ठीक है, ये धरती का एक तरफ, एक धरती का ये तरफ, यहाँ पे एक गड्ढा सा बन गया, सॉइल को छोड़ो, गड्ढा बन गया यहाँ पे, मतलब लैंड भी गया काम से, ठीक है, गड्ढा बन गया, लैंड गया नहीं है, मतलब लैंड को काट के निकल नहीं गया, उसे बोलते हैं गलीज, ठीक है। अब कहाँ थे भाई, कहाँ थे, यहाँ थे ना, ठीक है। हाँ, कौन सा कलर ले, इस पर ऑरेंज लेते हैं भाई। गली इरोशन पढ़ लिया। गली इसमें कुछ नॉर्मल बेसिक। सीट इरोशन क्या होता है, व्हेन टॉप सॉइल, जब सॉइल बस उकड़ जाता है, जैसे जब पानी जब आता है ना, पानी या हवा की वजह से, जब टॉप सॉइल का बस लेयर होता है, सॉइल जो होता है ना, बस सॉइल को हवा या पानी की वजह से वॉश आउट किया जा रहा है, वॉश आउट हो रहा है, उसे हम कहते हैं शीट इरोशन, ठीक है। सिंपल है, शीट इरोशन तो क्या ही है भाई। मेथड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन इन हिली एरिया, प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स, काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग मतलब, काउंटर प्लगिंग भी ड्राइंग से, अबे ड्राइंग मास्टर बनना पड़ रहा है आज तो भाई, क्या करूँ भाई, इरेजर है, इरेजर भाई, इरेजर ब्रदर, ठीक है छोड़ो भाई, मेरे पास जगह बहुत है, इरेजर की कमी नहीं है मेरे पास।
इरेजर क्यों चाहिए भाई, हमें तो बस जगह बहुत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे थे भाई, अबे पढ़ना क्या था वो तो खुद भूल गया मैं। हाँ वो काउंटर प्लगिंग है, याद आ गया याद आ गया याद आ, काउंटर प्लगिंग। ठीक है, काउंटर प्लगिंग में क्या होता है, जैसे कि ऐसे पहाड़ है, पहाड़ में तुम ऐसे खेती कर रहे हो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक खेत, यहाँ पे एक पेड़, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या होगा जब पानी आएगा ना सब वॉश आउट हो जाएंगे, सारा खेती नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना करके तुम क्या कर रहे हो, ऐसे पहाड़ है उसे हम राउंड राउंड काट रहे हो, एक बेस बना रहे हो, बेस बना रहे हो, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो, ऐसे पहाड़ है तो चारों तरफ एक बेस बना रहे हो ऐसे बना, और यहाँ पे खेती कर रहे हो, यहाँ पे 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 खेती कर रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ पे खेती कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है जब पानी ऊपर से आता है ना नीचे, पानी ऊपर से जब नीचे आता है तो इधर ही सेटल हो जाता है, वॉश आउट करके अपना जो भी हमारा खेत है उसे वॉश आउट करके नहीं ले जाता, ठीक है। समझ गए हो गया आई थिंक। जैसे कि ऐसे होता है ना, एक और एक बार समझाता हूँ भाई, ऐसे जैसे कि ऐसे साइड एंगल से ऐसे दिखेगा पहाड़, यहाँ पे सारे खेती कर रहे होंगे, ठीक है। अब तो क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। अब जाते हो ऊपर पढ़ने। अबे कहाँ थे भाई, शीट इरोशन हो गया, गली भी हो गया, मेथड टू प्रिवेंट, काउंटर प्लगिंग भी समझा दिया, ठीक है। काउंटर प्लगिंग, अब जितना देर मैं चिल्ला रहा था ना वही काउंटर लाइन, ठीक है ठीक है, काउंटर प्लगिंग समझ लिया, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन मतलब सिंपल टॉप में एक फ्लैट जगह में कल्टीवेशन करना। स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग मतलब, स्ट्रिप फार्मिंग आपको समझाने से समझाओगे भाई, समझोगे समझोगे समझोगे। स्ट्रिप फार्मिंग मतलब एक ही खेती मत करो, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे टमाटर, यहाँ पे बैंगन, यहाँ पे गोभी, यहाँ पे कड़ी पत्ता, वैसे मतलब जब ऐसे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ना, तो जब पानी इस तरफ से आता है तो ये सभी का ग्रिपिंग एक तरह नहीं होता, तो यहाँ से जितना सॉइल जाएंगे वो यहाँ पे सेटल होंगे, यहाँ पे सेटल होंगे, और यहाँ से जितना सॉइल जाएंगे वो यहाँ पे सेटल होंगे। तो पूरा खेत को छोड़ के सॉइल नहीं जाता, पूरा खेत को छोड़ के जो सॉइल, जो न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है वो नहीं जाता, ठीक है। अब भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो भाई, अगर समझ नहीं आया ना तुम लाइक भी मत करो, मतलब मैं उस स्टैट को ही देखूंगा कि कितने बच्चे को समझ आया है, वो ही बस चैनल को लाइक करे या सब्सक्राइब करे। मैं ये नहीं कह रहा है कि सब्सक्राइब करो लाइक करो तो मत करो भाई, अगर समझ आ रहा है तब करना बस, तब मैं समझ मतलब मैं सोच पाऊँगा ना कि इतने बच्चे को समझ आया, उतना नंबर मुझे मिलेगा। तो नंबर दिखाओ, अगर तुम मुझे नंबर दिखाओ कि कितने नंबर बच्चों को मैंने अच्छे से समझाया है, कितने नंबर बच्चों को अच्छे से समझ आया है, वो लाइक करे या सब्सक्राइब करे। अगर किसी को नहीं समझ आया, अच्छा नहीं लगा मेरा टीचिंग टेक्निक, वो डिसलाइक करे, जो भी कमी है वो कमेंट करे, और डिसलाइक के नंबर से मैं पहचान लूँगा कितने लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है भाई। क्या ब्लैक लेते पे बहुत देर से ब्लैक नहीं लिया, सॉइल्स एंड इट्स टाइप। ये इसके ऊपर एक मैप भी है, अगर आप चाहे तो मैं मैप भी ला सकता हूँ, पर मैप अभी मेरे पास, देखते हैं। अलिवेली सॉइल क्या होता है, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स जितने, मतलब अलिवेली सॉइल में ना प्रोटीन रिच सॉइल होता है, यहाँ पे हर तरह की मतलब बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग अलिवेली सॉइल है, ठीक है। अलिवेली सॉइल कहाँ फाउंड कर सकते हैं, मतलब जो भी नॉर्थ एरिया, यूपी बिहार पंजाब, सारे अलिवेली प्लेन्स है। यहाँ पे पंजाब है ना, पंजाब से लेके पूरा प्लेन, पूरा ये यूपी का, बिहार, भाई उत्तराखंड को मत लेना, उत्तराखंड में नहीं है अलिवेली, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार सब क्या करते हैं, अलिवेली सॉइल प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे खेती अच्छा होता है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। खेती अच्छा होगा तो
भाई भूखे नहीं मरेंगे तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक, ये क्या कर दिया मैंने भाई, मैंने क्या कर दी, ये रहा। आले वाले सॉइल पढ़ लिया, मतलब वो कहाँ कहाँ होते हैं, वो तो भाई नॉर्दर्न सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में तो होते ही हैं। ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब जो ईस्ट कोस्ट है, जैसे कृष्णा नदी यहाँ पे बहता है, कावेरी नदी होता है, उसके डेल्टा एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। Regions of alluvial soils are intensely cultivated and densely populated, rich in potash। हाँ, ये इसमें क्वेश्चंस कभी नहीं आते कि alluvial सॉइल में पोटाश होता है, फॉस्फोरिक होता है, ट्रू और फॉल्स, ऐसे नहीं आते। पर alluvial सॉइल और ब्लैक सॉइल में डिफरेंस पूछ ले तो आपको ये लिखना होगा कि alluvial सॉइल में रिच इन पोटाशियम है, फॉस्फोर है, फॉस्फोरिक है, एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है, विच आर आइडियली फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन। हाँ, जैसे यूपी में बहुत शुगर केन कल्टिवेशन होता है। ठीक है, पैडी, वीट, पैडी मतलब राइस, ठीक है, एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ठीक है। अब देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ये ब्लैक इन कलर है, इसलिए इसका नाम ब्लैक सॉइल हो गया। हाँ, एंड ऑल्सो नोन एज रीगर सॉइल। रीगर सॉइल मतलब इसका दूसरा नाम आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। हाँ, कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसका और एक नाम भी है, इसको कॉटन सॉइल कहते हैं। विथ सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल। ठीक है, नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ये रहता है ना, ये एमसीक्यू में आया हुआ है। ठीक है। फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इतना कॉटन होता है ना भाई, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, जहाँ ये यार रिच इन ब्लैक सॉइल, सो यहाँ पे कॉटन बहुत होता है। एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो अलॉन्ग द गोदावरी। ठीक, कृष्णा वैली मेड अप एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल मतलब सच में क्ले की तरह ही होते हैं। आप ये करो, चप्पल पहन के ना भाई, अगर आपको क्ले चाहिए तो दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। बारिश के बाद किसी काला मिट्टी के खेत में जाओ ना, इतना क्ले मिलेगा, इतना क्ले मिलेगा कि उस क्ले में तुम डूब के बाहर नहीं निकल पाओगे तुम, इतना स्टिकी होता है वो। वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। हाँ, होल्ड मॉइस्चर या वाटर। रिच इन कैल्शियम, ये रहा ना, ये मैंने बोला था। वो किस में रिच था, वो किस में रिच था भाई, वो रिच था पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम में। ये किस में रिच है, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश एंड लाइम में। ठीक है, एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का। ठीक है, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में क्या क्या है, फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। हाँ भाई, रेड एंड येलो सॉइल लो रेन पे, हाँ, लैटराइट सॉइल हाई रेनफॉल में मिलता है। रेड एंड येलो सॉइल ना लो रेनफॉल किधर होगा, उधर मिलेगा, ईस्ट एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का ईस्ट और सदर्न पार्ट, उधर बारिश कम ही होता है। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा में बारिश होता है, पर सम पार्ट्स जो भी इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे ये होता है। छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। ये अच्छा राइमिंग की तरह लग रहा है ना। द पिडामिन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये सब लोकेशन है, इसको तुम एक दो बार पढ़ोगे ना, 4 बार 3 बार, जब इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, इस लोकेशन को तुम 4 बार पढ़ के देखो, 500 बार तो बिना देखे बोलोगे। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि याद रखना है। 4 बार पढ़ो, 500 बार ऑटोमेटिकली तुम बिना देखे बोलोगे। ठीक है। डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूशन ऑफ आयरन। हाँ, ये पूछता है कि रेडिश कलर क्यों आता है रेड एंड येलो सॉइल में, क्यों, क्योंकि डिफ्यूशन ऑफ आयरन होता है। ठीक है, इसीलिए रेडिश कलर आता है। लैटराइट सॉइल पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आयरन किस में होता है, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स और क्रिस्टलाइन रॉक्स, आयरन का डिफ्यूशन होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसके वजह से रेड अपीयरेंस आता है। मतलब ये बस लिख लो, आयरन का डिफ्यूशन की वजह से रेड अपीयरेंस आता है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब लैटराइट सॉइल क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो, डेवलप्स इन द एरिया फिर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, जैसे केरला, फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा, असम। बहुत ये सारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एरिया दिया है ना, मैप में भी देख लो, आपके एनसीईआरटी में मैप है सारे सॉइल्स का, सारे जहाँ पे बहुत सारा बारिश होगा ना, उधर ही मिलेंगे आपको। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोसेस ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स।
ऐसे ही जाके तुम खेती करोगे तो कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, क्योंकि जितना भी बार बारिश आएगा ना सारा एक बार वॉश आउट होती है, वॉश आउट होती है। इतना एसिडिक होते हैं ना यहाँ के सॉइल की, कुछ आपको नहीं मिलेगा। पर आप अच्छा फर्टिलाइजर्स दे के अच्छा को तुम करके तुम खेती करने शुरू करोगे ना, अच्छा डोसेस दे के, मैन्यूर्स दे के, फर्टिलाइजर्स दे के, ऐसे देखा गया है कि लो ह्यूमस कंटेंट, इसको छोड़ो, ऐसे देखा गया है कि खेती अच्छे से होने लगी है। ठीक है, लो ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, बिकम बिकॉज डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरियाज होते ही नहीं है, बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। अगर डीकम्पोज कोई चीज़ अगर तुम दफना रहे हो, वो डीकम्पोज होगा तभी तो वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। दफनाने वाले बैक्टीरियाज की कमी है भाई, क्या करे। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल, एरिड सॉइल को किस कलर से लिखे भाई? अबे वाइट का क्या होगा तो ग्रीन के लिखते हैं। एरिड सॉइल कलर ग्रीन है, पर ये फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ग्रीनरी यहाँ पे नहीं होती। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, एरिड सॉइल का कलर ग्रीन नहीं है, मैं जिस स्केच पेन का यूज़ कर रहा हूँ वो उसका कलर ग्रीन है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकेम कल्टिवेटेबल। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम है ना, वहाँ पे जब उसके थ्रू जब राजस्थान में पानी पहुँचने लगा वेस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ पे एरिड सॉइल्स में भी पानी, प्रॉपर इरिगेशन मतलब प्रॉपर पानी देने के बाद खेती हो रही है। ह्यूमस इसमें भी कमी है लटल की तरह। मॉइस्चर एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, इतना धूप लगती है कहाँ मॉइस्चर होगा। हाई टेम्परेचर मेक्स एवापोरेशन फास्टर, हुई तो। सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कि राजस्थान में कुछ कुछ थार डेजर्ट के जो कुछ कुछ प्लेस है वहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। एंड कॉमन सॉल्ट सब देखा, ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाई एवापोरेटिंग द वाटर। ठीक है। लास्ट, फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन्स एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। फॉरेस्ट सॉइल इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैप में मार्क करने के लिए जितने भी आते हैं ना सॉइल्स, उसमें फॉरेस्ट सॉइल हर बार आता है, क्योंकि ईजी है मार्क करना। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, मान लो जम्मू कश्मीर से लेके तुम नेपाल की ओर जाते हुए पूरा असम तक मार लो भाई। एक बार मैं मार ढका के दिखा दूंगा ना क्या जा रहा है, जल्दी से। ये देखो, यहाँ से जम्मू कश्मीर है मान लो, मेरा ड्राइंग पूरा है, यहाँ से पूरा असम तक, पूरा असम तक, पूरा असम तक, पूरा साइड में क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल ही होता है। ये जो अबे तिब्बत नहीं, तिब्बत नहीं, क्या कर रहा है तू? तिब्बत नहीं, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, नेपाल के और होते हुए असम तक, ये पूरा फॉरेस्ट सॉइल है। ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल पढ़ लिया। Mountains where a sufficient rainforest available. Features differ based on location. Loamy and silty valley. Coarse grained in the upper slope and sill in lower. मतलब अपर, इनका जो अपर पार्ट होता है वो कोरस होता है। कोरस मतलब कोरस साउंड नहीं, बहुत हार्ड होता है इनका जो अपर पार्ट आता है ना, इतना हार्ड होता है अपर पार्ट, अपर पार्ट हार्ड होता है। पर इनका जो नीचे आओगे ना वो सॉफ्ट होता है। जो माउंटेन्स में प्रेजेंट होता है ना फॉरेस्ट सॉइल, जो माउंटेन के टॉप में हार्ड होता है, पथरीला होता है सॉइल, पर नीचे माउंटेन्स के बेस में देखोगे तो सॉइल सॉफ्ट मिलेगा और रिच इन ह्यूमस मिलेगा, रिच इन प्रोटीन मिलेगा, कल्टिवेटेबल है ये, पता है। बोलते हैं कि एलुवियल सॉइल इसी माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल्स का ही डेरिवेटिव है, मतलब इसी से आया है। जब बारिश बहुत पानी आया तो पथरीला जो माउंटेन्स में जो प्रेजेंट था सॉइल वो डिकम्पोज हो कितना सिल्की, इतना सॉफ्ट बन गया, इतना छोटा 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 बन गया कि वो बहुत रिच इन प्रोटीन हो गया। ठीक है। जो इसीलिए जो भी माउंटेन्स के बेस में जो सॉइल्स होते हैं वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के सॉइल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ख़त्म भाई चैप्टर। अब इसमें क्या ही है, ख़त्म चैप्टर। सब्सक्राइब बस तभी करना जब आपको समझ आया हो। सब्सक्राइब करने पे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ आया है। और डिसलाइक कंपलसरी करना जिसको समझ नहीं आया हो, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को समझ नहीं आया, वो डिसलाइक करे कंफर्म। लिख ही देता हूँ भाई मैं। सब्सक्राइब if you understand.
dislike if you don't understand. ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आ ही जाएगा एक दिन में। थैंक यू। अगर समझ आया तो सब्सक्राइब करें, समझ नहीं आया तो डिसलाइक करें।